नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो यूएस के डिफेंस सर्कल्स में ओपनली बात हो रही है कि अगर इंडिया ने रसिया के SU-57E स्टील्थ फाइटर की तरफ सीरियस स्टेप लिया तो यूएस उसे रोकने के लिए फुल डिप्लोमेटिक और मिलिट्री प्रेशर बना सकता है। अमेरिकन स्ट्रेटजिस्ट डॉक्टर मार्कस हेल ने रिसेंटली एक असेसमेंट में कहा कि यूएस क्लियरली चाहता है कि इंडिया रसिया की तरफ ना जाए बल्कि लॉकहीड मार्टिन के F-35A को कंसीडर करे। इस पूरी डिस्कशन का बैकग्राउंड पाकिस्तान और चाइना का इवॉल्विंग एयर पावर है। रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ रही हैं कि पाकिस्तान फ्यूचर में चाइना के J-35A स्टील्थ फाइटर लेने की प्लानिंग कर रहा है। साथ ही साथ चाइना खुद अपने J-20 फ्लीट को अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है। अगर पाकिस्तान को स्टील्थ कैपेबिलिटी मिलती है और चाइना ऑलरेडी 5th जनरेशन फ्लीट बढ़ा रहा है तो नेचुरली इंडिया पर भी प्रेशर बनेगा कि वो कंपेरेबल टेक्नोलॉजी लाए। यहीं पर रसिया का SU-57E बेस्ट ऑप्शन है। रसिया का ऑफर इंडिया के लिए अट्रैक्टिव इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो लोकल प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड एक्सेस जैसे प्रपोजल भी रख रहा है। अगर इंडिया को अपने वेपन्स और सिस्टम इंटीग्रेट करने का फ्रीडम मिलता है तो वो एक स्ट्रेटेजिक प्लस होगा। लेकिन यूएस इसी चीज से टेंशन में है। तो यूएस को लगता है कि अगर इंडिया ने SU-57E लिया तो रसिया का फुटप्रिंट इंडिया के एविएशन इकोसिस्टम में और डीपन हो जाएगा। इसीलिए काउंटर ऑप्शन के तौर पर F-35A को पिच किया जा रहा है। F-35A को दुनिया का मोस्ट मैच्योर 5th जनरेशन फाइटर जेट माना जाता है। यूएस ने सिग्नल दिए हैं कि अगर इंडिया इंटरेस्टेड हो तो डील आगे बढ़ाई जाए। इवन 2025 के शुरुआत में भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी पब्लिकली स्टेटमेंट में कहा था कि अमेरिका इंडिया के लिए F-35 एक्विजिशन का रास्ता क्लियर करने को रेडी है। पर इंडिया के लिए यहाँ कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर है और दूसरा चैलेंज है इंटीग्रेशन का। इंडियन एयरफोर्स का फ्लीट ऑलरेडी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। रशियन ओरिजिन प्लेटफॉर्म्स, फ्रेंच के राफेल्स और इंडिजिनस तेजस लाइन F-35 जैसे एयरक्राफ्ट को इंटीग्रेट करना ऑपरेशनल लेवल पर काफ़ी सेंसिटिव होगा। एक और कॉम्प्लिकेशन है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। इंडिया ने रसिया से S-400 लिया हुआ है और यूएस को हमेशा से कंसर्न रहा है कि अगर F-35 और S-400 एक ही इकोसिस्टम में ऑपरेट करे तो स्टील्थ सिग्नेचर या सेंसिटिव डेटा कंप्रोमाइज हो सकता है। ये टेक्निकली और पॉलिटिकली दोनों तरफ से सेंसिटिव इशू है। एनालिस्ट का मानना है कि अगर कभी F-35 डील आगे बढ़ती है तो यूएसए डिप्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्शंस या डेटा सेफगार्ड कंडीशन रख सकता है। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ किसी भी डील को इजीली होने नहीं दे रही हैं, चाहे वो SU-57E हो या F-35A। और 5th जनरेशन फाइटर इंडक्शन एक मेजर डिसीजन होगा। अगली खबर की बात करें तो DRDO का AD-2 इंटरसेप्टर जो 5000 किलोमीटर तक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स और MIRV थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन हो रहा है, जो कि अब टेस्टिंग फेज के करीब पहुंच रहा है। सोर्सेज के मुताबिक लगभग 10 साल से चल रहा ये प्रोजेक्ट अब पहले टेस्ट सैंपल की असेंबली की तरफ बढ़ रहा है और डेवलपमेंट ट्रायल्स 2026 के एंड या 2027 के शुरुआत में शुरू हो सकते हैं। AD-2 का रोल इंडिया के मिसाइल शील्ड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। ये इंटरसेप्टर हाई अल्टीट्यूड यानी एक्सो एटमॉस्फेरिक लेवल पर भी दुश्मन मिसाइल को टारगेट कर सकेगा, जो स्पेशली MIRV जैसे कॉम्प्लेक्स थ्रेट के अगेंस्ट जरूरी है। आज के टाइम में सिर्फ एक वॉरहेड नहीं बल्कि एक मिसाइल से मल्टीपल वॉरहेड रिलीज हो सकते हैं, इसीलिए इंटरसेप्शन और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। इससे पहले DRDO ने AD-1 इंटरसेप्टर को सक्सेसफुली टेस्ट किया था, जो फेज 2 मिसाइल डिफेंस का पहला पिलर है। AD-1 ऑलरेडी लॉन्ग रेंज थ्रेट्स को लो एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक जोन में इंगेज करने के लिए डिजाइन हुआ है। अब AD-2 उसी आर्किटेक्चर को और एक्सटेंड करेगा ताकि इंडिया का अपर टियर मिसाइल डिफेंस सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो जाए। सिंपल शब्दों में AD-1 और AD-2 मिलकर इंडिया का लेयर्ड मिसाइल शील्ड बनाएंगे। टारगेट ये है कि 2030 से पहले फेज 2 डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए ताकि पहले से डिप्लॉयड सिस्टम को और रीइंफोर्स किया जा सके। अगली खबर की बात करें तो DRDO ने 120 किलोमीटर वाले लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। 300 किलोमीटर वेरिएंट ऑफिशियली डेवलपमेंट में है और अब सोर्सेज के हिसाब से 450 किलोमीटर रेंज वाला वर्जन भी डिजाइन फेज में एंटर हो चुका है। ARDE के डायरेक्टर अंकथी राजू ने कंफर्म किया है कि 300 किलोमीटर पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट अब एक्टिवली डिजाइन और डेवलपमेंट में है और अगले 3 साल में डेवलपमेंट ट्रायल्स के लिए रेडी हो सकता है। इंडक्शन टारगेट नेक्स्ट 5 साल का रखा गया है, लेकिन इसके पैरेलल में 450 किलोमीटर वेरिएंट पर भी काम चल रहा है। वैसे अभी तक डीप स्ट्राइक के लिए इंडिया के पास
टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल जैसे प्रलय हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट आर्टिलरी के बीच एक ऑपरेशनल गैप होता है और 450 किलोमीटर वाला लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट उस गैप को फिल करेगा। ये बैलिस्टिक मिसाइल का सस्ता, ज्यादा वॉल्यूम में डिप्लॉय होने वाला और रैपिड सैल्वो फायर करने वाला प्रीसीजन वेपन होगा। 450 किलोमीटर वेरिएंट को एक प्रीसीजन डीप स्ट्राइक सिस्टम के रूप में कंसेप्चुअलाइज किया जा रहा है, जो एनिमी के एयर बेसिस, लॉजिस्टिक्स हब्स, कमांड सेंटर्स जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट कर सके। लॉन्चर बेस्ड सिस्टम होने की वजह से रिस्पांस टाइम कम होगा और सैचुरेशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो अगर 300 किलोमीटर और 450 किलोमीटर वेरिएंट सक्सेसफुली मैच्योर होते हैं तो इंडिया के पास एक स्केलेबल, इंडिजिनस और कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्राइक आर्किटेक्चर होगा। अगली खबर की बात करें तो कर्नाटका में इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन शुरू हो गई है, जहां अगले 20 सालों में 500 H-125 हेलीकॉप्टर्स बनाने का प्लान है। इस फैसिलिटी को वर्चुअली इनॉग्रेट किया पीएम मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने। कर्नाटका के इंडस्ट्री मिनिस्टर एमबी पाटिल ने बताया कि प्रोजेक्ट के लिए 17 एकड़ लैंड अलॉट हुई थी और सिर्फ 1.5 साल में फैसिलिटी रेडी हो गई है, जो एयरस्पेस प्रोजेक्ट के हिसाब से काफ़ी फास्ट टाइमलाइन है। कर्नाटका अब फ्रांस, यूएस और ब्राज़ील के बाद दुनिया का चौथा H-125 मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। शुरुआत में प्लांट 10 हेलीकॉप्टर पर ईयर बनाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म टारगेट 500 यूनिट का है अगले 2 डिकेड्स में। यहाँ एवियोनिक्स इंटीग्रेशन, हाइड्रोलिक सर्किट्स, फ्यूल सिस्टम और इंजन असेंबली जैसे की एक्टिविटीज़ हैंडल होंगी। साथ ही एक एमआरओ फैसिलिटी भी इस्टेब्लिश की गई है जो लाइफ साइकिल सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। एयरबस का सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर सेगमेंट में लगभग 80% का ग्लोबल मार्केट शेयर है और 4300 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर वर्ल्ड वाइड ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया में फाइनल असेंबली लाइन इस्टेब्लिश होना ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया की डीपर एंट्री है। इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा इम्पैक्ट एमएसएमई पर भी होगा। लोकल वेंडर्स, प्रीसीजन मशीनिंग यूनिट्स और कंपोनेंट सप्लायर को लॉन्ग टर्म डिमांड मिलेगी। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।